इस कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है दाओ डोमिंग की टॉप 3 रेयरेस्ट ट्रेजर में से एक जो कि हेवनली पर्ल और ए डस्ट रियलम में गिर गया था, जिसे सितुनान ने हासिल कर लिया था। प्रेजेंट में दिखाया जाता है सितुनान से इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए 3 इमोर्टल वॉरियर इससे फाइट कर रहा था। वो तीनों सितुनान से वो बीट मांगता है तो सितुनान कहता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। तो वो तीनों अपनी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जिससे सितुनान के ऊपर किसी पावर से अटैक करता है। और वो लेडी एल्डर कहता है तुम उस बीट को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये सुनते सितुनान गुस्से में उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी मार्शियल स्पिरिट बार्ड को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखते वो लेडी एल्डर अपनी मार्शियल स्पिरिट जो कि एक पाइथन थी उससे सितुनान की स्पिरिट बार्ड के ऊपर अटैक कर दी थी, लेकिन सितुनान की स्पिरिट बार्ड उस पाइथन के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो ये देखते बाकी एल्डर्स भी अपने अपने मार्शियल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए सितुनान की स्पिरिट बार्ड से फाइट करने लगा था। थोड़ी ही देर में सितुनान की स्पिरिट बार्ड को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो ये देखते वो तीनों इमोर्टल एल्डर फिर से सितुनान के ऊपर अपने किसी पावरफुल अटैक से अटैक कर दिया था। इससे सितुनान बच नहीं पाता और हिट हो जाता है। असल में सितुनान भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो उस अटैक से हिट होते हुए भी हंसने लगा था, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। ऐसा करने की वजह से उसकी पावर चारों तरफ अनलिश होता है, जिससे आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो वहाँ पे बुड्ढे एल्डर कहते तुम जो करना चाहते हो इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर हम लोग देखते हैं इसके ऐसा करने की वजह से सितुनान के पास जो बीट था वो भी बाहर आ गया था। तो तीनों एल्डर ही उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सितुनान की सोल उस बीट के अंदर चला गया था और फिर वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और फिर वो बीट सीधा ही आके एक माउंटेन में चला आया था। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और हमें हजारों सालों के बाद की सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे इस सीरीज का हीरो जो कि लिंक था वो किताब पढ़ते हुए अपने घर जा रहा था। थोड़ी देर में ही वो अपने घर भी पहुंच गया था, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी फादर मूर्ति बनाने की काम करता है। तो लिंक भी अपनी फादर का हेल्प करने लगता है। वो लोग ऐसा कर ही रहे थे, वहीं पे तभी रॉयल फैमिली के कुछ लोग आ गया था। वहाँ पे आते ही उन्हें धमकाने लगा था, क्योंकि लिंक की फादर ने उनसे कुछ कर्ज लिया था। वो उनका कर्ज लौटाने के लिए कहता है, लेकिन उन लोगों की कर्ज ना लौटाने पर घर की सभी चीजों को लेने लगा था। उनके ऐसा करने की वजह से लिंक की पेरेंट्स उनसे रिक्वेस्ट करने लगे थे, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, हमने जो कुछ भी किया है हमारे बेटे की फ्यूचर के लिए किया है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और वो मेंबर उनसे ये कहते हुए चला जाता है, अगर फ्यूचर की ही बात है तो अगले महीने का कर्जा भी जमा करके रखना है, मैं आके ले जाऊंगी। और उनकी घर के दरवाजे को तोड़ते हुए ऐसा चला गया था। उनके जाने के बाद लिंक की फादर और मदर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। फिर लिंक की मदर लिंक से कहती है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर कंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तुम नहीं जा पाओगे, इसके लिए तुम्हें और 1 साल वेट करनी होगी। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, वहीं पे लिंक का 4th अंकल आ गया था और वो कहता है, मैं इस बार एक जरूरी काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। हैंगयू सेरोजन में न्यू स्टूडेंट्स को भर्ती कर रहे हैं। इस बार हमारी रॉयल फैमिली से 3 लोग जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार लिंक को लेना सही है, लिंक जरूर से एंट्रेंस में पास हो सकती है। तो ये सुनते लिंक का फादर कहता है, हालांकि कल्टीवेशन इमोर्टल्स सही है, लेकिन सुना जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसके लिए यही अच्छा होगा और 1 साल वेट करें ताकि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर पाए। तो ये सुनते लिंक अपने पेरेंट्स के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, फादर मदर मैं और नहीं चाहता कि तुम लोग ऐसे रहो और इतना ज्यादा मेहनत करो, प्लीज मुझे वहाँ पे जाने दो। तो ये सुनते ही 4th अंकल कहता है, भैया और भाई प्लीज लिंक को भी इसे आजमाने दो। तो लिंक के पेरेंट्स भी इसके लिए मान गया था। अब हम लिंक और लिंक की पेरेंट्स को देखते हैं। लिंक की फादर कहता है, उस सीन को याद कर रहे हो जब मुझे मेंशन से निकाल दिया गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से मेंशन पे जाना पड़ेगा। और वो लिंक से कहते हैं, इसलिए शांत रहना, वो लोग जो कुछ भी कहे उसे दिल पर मत लेना। फिर वो लोग एक मेंशन के सामने आके खड़ा हो गया था और वो उसमें एंटर कर जाता है। जहाँ पे जाते ही लिंक को उसके ब्रदर्स मिलता है और फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ से डिसाइपल्स को लेने के लिए एम्पायर फू आ गया था। उनके वहाँ पे आते ही उसे सब लोग ग्रीट करता है। लिंक कहता है, उत्तरी क्या यही है हमारी एंसिस्टर? और फिर एम्पायर फू वांगजुओ से कहता है, तो तुम ही हो वांगजुओ, सही में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अंकल डाओजुओ के पक्षधर हो। और बाकी दोनों भी अपने अपने इंट्रोडक्शन देता है, मैं वांग लिंग हूँ और मैं वांग हाउ। और फिर एम्पायर फू उन तीनों को अपने साथ लेने के लिए अपने पास से 3 फ्लाइंग शॉट्स को निकालता है और कहता है, तुम लोग इसमें चढ़ जाओ। वांग लिंग कहता है, क्या मैं जाने से पहले एक बार मेरी पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? तो वो परमिशन दे देता है। लिंग अपनी पेरेंट्स से लास्ट टाइम मिलता है तो उसकी पेरेंट्स कहता है, भले ही वहाँ पे तुम्हारी सिलेक्शन ना हो, तुम इसके लिए टेंशन मत लेना, बस तुम सही सलामत वापस आ जाना। वो अपनी फादर और मदर को अलविदा कहते हुए एम्पायर फू के साथ फ्लाइंग शॉट पे उड़ते हुए अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। फाइनली वो लोग ट्रेवल करते हुए जियानशन में पहुंच गया था। बाकी जो सुंदरता थी वो देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लिंक की आंख तो एकदम फाटी की फाटी रह गई थी। वो लोग फाइनली वहाँ पे पहुंच चुके थे जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन
शुरू होने वाला था। वहाँ पे बाकी बहुत सारे स्टूडेंट भी आए हुए थे और फिर वहाँ पे उनकी सिलेक्शन के लिए वहाँ पे मास्टर्स भी आ गया था। बीच में जो मास्टर था उनका नाम हुआंगलोंग इमोर्टल था। वो हैंगवी सेक्ट का लीडर भी था और वो कहता है हमारा हैंगवी सेक्ट स्टूडेंटों को सिलेक्शन करने के लिए हमेशा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। आप में से केवल कुछ ही स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे तुम लोग 3 तरीके से सिलेक्शन हो सकते हो और वो लोग वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे 2 मास्टर्स स्टूडेंटों की सिलेक्शन करने लगी थी। जहाँ पे पहले 2 स्टूडेंटों को पकड़ता है और उनकी बॉडी में कुछ चेक करते हुए कहते हैं अनक्वालिफाइड। ऐसे ही कई सारे स्टूडेंटों को अनक्वालिफाइड करने के बाद अब बारी वांग जाओ की थी। वांग जाओ को चेक करते हुए कहता है कि आप उस किंगडम से नहीं हो जिस किंगडम के बारे में बादर दाऊजू ने जिक्र किया था। तो वो हाँ कर देता है। एल्डर को भी उसके अंदर कुछ टैलेंट होने का एहसास होता है तो उसे सिलेक्ट कर लिया था। वांग हाओ की बारी आता है तो वांग हाओ एल्डर के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे से देता है और उसे ग्रीट करता है। जैसे ही एल्डर उसे चेक करता है उसे पता चलता है इसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है और वो कहता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होना भी एक टैलेंट है। इससे पहले कि एल्डर कुछ कह पाए वांग हाओ एल्डर के हाथों एक बॉक्स थमा दिया था जिसके अंदर 300 साल पुराना गैंड्रोमा लूसिडम था। एल्डर कहता है वैसे भी तुम काफी ज्यादा चालाक, मुझे पील रिफाइनिंग में एक हेल्पर की जरूरत है इसलिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ। यानी कि एल्डर ने इनडायरेक्टली उसे सिलेक्ट कर लिया था। ऐसे कई स्टूडेंटों को चेक करने के बाद अब बारी लिंक किया था जिसमें वो अनक्वालिफाइड हो गया था। तो उसे टेंशन में अपनी पास्ट की पेरेंट्स की सभी मेमोरी याद आने लगता है और फिर वो सोचता है कि एल्डर ने कहा था 3 तरीके से स्टूडेंटों को सिलेक्ट करा जाएगा, यानी कि अभी भी 2 चांस बाकी है। और वो फुल मोटिवेट होकर कहता है यहाँ पे ना सही सेकेंड ट्रायल में किसी भी हाल में पास करना है। और फिर ओल्ड मैन वांगलोंग कहता है जो भी स्टूडेंट अनक्वालिफाइड हो चुका है उनके लिए और भी रास्ता है जिससे वो हमारी हैंगवी सेक्ट में सिलेक्टेड हो सकते हैं। और वो सेकेंड ट्रायल को स्टार्ट करते हुए कहता है तुम लोगों को इन हेवनली सीरीज के टॉप पर जो जियांजियांग माउंटेन है सनसेट से पहले वहाँ पे पहुंचना है। जो कोई भी इस टेस्ट को पास कर जाएगा उसे स्पिरिचुअल डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। थोड़ी देर बाद हम लोग सभी स्टूडेंटों को देखते जो कि उन सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे लिंक भी चढ़ रहा था। तो एक स्टूडेंट उसे गिराते हुए आगे जाने लगा था और फिर समय बीतता जाता है। एक स्टूडेंट को दिखाया था जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर आ गया था। टाइम खत्म होने की वजह से उसकी चारों ओर आग लगने लगी थी जिसकी वजह से वो वहां से गिर गया था। उसकी जान चले जाए इससे पहले बाकी जो गार्ड्स थी उसे बचा लिया था। और ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल होते रहे। और फिर हम लोग वांग लिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। जैसे और ऊपर उठने की कोशिश करता है वो नीचे गिर गया। जैसे वो नीचे गिरता है उसके चारों तरफ आग ही आग था। ये देखकर वो शॉक हो गया था और वो सोचता है रियलिटी नहीं हो सकता, ये इल्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। और वो आगे बढ़ने लगा था और वो ऐसा करते हुए उसके अंदर पूरी तरीके से समा गया था। थोड़ी देर बाद फाइनली लिंग उस सीढ़ी की टॉप पर पहुंच जाता है। तो उसके सामने एक मेंशन था और वो आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन सामने ही एक खाई था जिससे पार करना नामुमकिन था। लेकिन वो सोचता है मुझे पहुंचना है वहाँ पे, कैसे भी करके मुझे एक इमोर्टल बनना है। और वो पहली कदम रखता है तो वो वहाँ से नहीं गिरा था क्योंकि वहाँ पे एक इनविजिबल रास्ता था जिससे वो आगे बढ़ने लगा था। तो वो दौड़ते हुए वहाँ पे पहुंचने ही वाला था लेकिन वो एक और इनविजिबल शील्ड से टकरा जाता है और उस इनविजिबल दरवाजे से वांग लिंग अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे ऐसा करते हुए बहुत टाइम बीत चुका था और फिर अंदर से एक वॉइस उसे कहता है अब तुम्हारी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टाइम अब खत्म हो चुकी है। ये सुनते उदास होकर लिंग वापस आने लगा था लेकिन और फिर वो कुछ सोचता है, फिर से दौड़ते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश करता है जिससे उस इनविजिबल शील्ड से टकरा कर लिंग नीचे गिरने लगा था। फिर हम लोग लिंग को किसी और ही वर्ल्ड में देखते हैं जो कि लिंग के सामने वही वॉरियर सितुनान खड़ा था और वो कहता है आखिरकार वो वक्त आ ही गया और एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है। खैर दोस्तों इस सीरीज को भी आप लोग सपोर्ट दिखाओ जैसे मेरी अगले सीरीज को दिखाते आए हो ताकि मुझे इस सीरीज को बंद ना करना पड़े क्योंकि पहले ही बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस सीरीज को एक्सप्लेन कर चुका है। और माफ करना कि इस एपिसोड को मैं आप लोगों के लिए लेट में एक्सप्लेन किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।